हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे। बच्चों, आज इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण अधिगुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, यह जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, और साथ में UP बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी, जहाँ भी NCERT चलती है। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कक्षा 12 के विद्यार्थियों नागरिक शास्त्र महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि शक्ति संतुलन से क्या अभिप्राय है। बच्चों देखो, नाम से लग रहा है कि शक्ति संतुलन से क्या अभिप्राय है। देखो, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते हैं, बहुत सरल होते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। शक्ति संतुलन क्या है। देखो बच्चों, किसी भी आपात में जो आफत आ जाती है, किसी भी आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए युद्ध की स्थिति पर की स्थिति पर अपने संभावित शत्रु से टक्कर लेने के लिए पहले ही अन्य राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त करके उसे अपने पक्ष में बनाए रखना शक्ति संतुलन कहलाता है। ठीक है, एकदम सरल है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि शस्त्र नियंत्रण के लिए अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच किसी एक संधि का नाम बताइए। शस्त्र नियंत्रण के लिए, यानी शस्त्र पर नियंत्रण रखना, शस्त्र नियंत्रण के लिए अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच किसी एक संधि का नाम बताइए। संधि में होता है बच्चों समझौता, तो उस संधि का नाम है। हम लोग उत्तर लिखेंगे कि शस्त्र नियंत्रण के लिए अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच संधि का नाम सामरिक अस्त्र परसिमन वार्ता 1। ठीक है, ये जो है संधि का नाम है। संधि में होता है बच्चों समझौता। अगला क्वेश्चन है कि 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियाँ कौन बच्चों। देखो, एक अमेरिका और दूसरा है सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन्हीं दो महाशक्तियों का बच्चों उदय हुआ था। ठीक है, वही पूछ रहा है कि 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने कौन से दो महत्वपूर्ण समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए थे। तो इसका उत्तर क्या होगा। देखो, 1960 के दशक में अमेरिका एवं सोवियत संघ, जिसको अब रूस के नाम से जाना जाता है, अमेरिका एवं सोवियत संघ महाशक्तियों ने निम्न दो महाशक्तियों पर हस्ताक्षर किए। नंबर 1 परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, नंबर 2 जो है परमाणु अप्रसार संधि। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। परमाणु अप्रसार संधि क्या है। परमाणु अप्रसार संधि यानी प्रसार न करना। अप्रसार क्या होगा, प्रसार न करना। संधि क्या है, संधि मतलब आप समझ गए बच्चों समझौता। देखो, संपूर्ण विश्व में परमाणु हथियारों को रोकने हेतु की गई संधि को जो है परमाणु अप्रसार संधि कहते हैं। बहुत सरला है। इसके अंतर्गत बच्चों 5 देश आते हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को जो है परमाणु शक्ति से संपन्न माना जाता है। ठीक है, ये सब महाशक्तियाँ जो है बच्चों ये परमाणु संपन्न माना गया है, और इसके अतिरिक्त बाकी देशों को ऐसे हथियार प्राप्त करने से यह संधि जो है रोकती है। ठीक है। शीत युद्ध के अंत का प्रतीक किस घटना को माना जाता है। आइए उत्तर देखेंगे प्रश्न हम लोग। शीत युद्ध के अंत का प्रतीक किस घटना को माना जाता है। तो वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना सबसे बड़ी घटना थी। इस घटना को शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है। दो गुटों में विभाजित एक देश पुनः एकीकृत हो गया। एक देश पुनः जो है एकीकृत हो गया। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार के ढहने को दो ध्रुवीयता का अंत क्यों कहा जाता है। वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार के ढहने को दो ध्रुवीयता का अंत क्यों कहा जाता है। तो बच्चों इसका उत्तर देखेंगे। दो ध्रुवीयता के दौर में जर्मनी का जो है दो भागों में विभाजन हो गया था। पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के वर्सा गुट में, और पश्चिमी जर्मनी यूएसए के नाटो गुट में जो है शामिल था। वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना सबसे पहली घटना थी जब दो गुटों में विभाजित एक देश पुनः एकीकरण के सूत्र में बंधा। एकीकरण मतलब एक। जोजेफ स्टालिन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, जोजेफ स्टालिन 1879 से 1953 लेनिन के उत्तराधिकारी थे। उत्तराधिकारी में होता है बाद का शासक। जोजेफ स्टालिन 1879 से 1953 लेनिन के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में वर्ष 1924 और 1953 में नेतृत्व किया था, अगुवाई किया था। इन्होंने बच्चों औद्योगिकरण को जो है तेज़ी से बढ़ावा दिया और खेती
का जो है बलपूर्वक सामूहिकरण किया। दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। इन्हें सोवियत संघ में तानाशाही के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, निकिता क्रुश्चेव का संक्षिप्त परिचय दीजिए। निकिता क्रुश्चेव का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन अतिगोत्रीय क्वेश्चन चल रहा है नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों नागरिक शास्त्र का। देखो, निकिता क्रुश्चेव 1894 से 1971 सोवियत संघ के जो है राष्ट्रपति वर्ष 1953-54 में थे। ठीक है बच्चों, इन्होंने स्टालिन का नेतृत्व शैली की आलोचना की। इन्होंने पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव रखा। ये हंगरी के जन विद्रोह के दमन और क्यूबा के मिसाइल संकट में जो है शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन का आरोप किस पर लगाया गया था। विघटन मीन्स थोड़ा सा समाप्ति। सोवियत संघ, जिसको बच्चों वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, तो सोवियत संघ के विघटन का आरोप किस पर लगाया गया था। तो सोवियत संघ के विघटन के लिए मिखाइल गोर्बाचेव को जो है उत्तरदायी जो है माना गया, क्योंकि उनकी नीतियाँ कितनी भी लुभावनी रही थी, लेकिन देश में कालाबाजारी, जमाखोरी आदि का माहौल पैदा हो गया था। उसकी सुधारवादी नीति के कारण ही जो है बाल्टिक गणराज्यों ने अलग होने की आवाज़ उठाई। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ द्वारा जो भारत को जो है दी जाने वाली सैनिक सहायता का उल्लेख करें। सोवियत संघ द्वारा भारत को दी जाने वाली सैनिक सहायता का उल्लेख करें। तो ये बच्चों उसका उत्तर देखेंगे। देखो, सोवियत संघ ने समय समय पर भारत को सैन्य तकनीक प्रदान की है। सैन्य में होता है सैनिक तकनीक प्रदान की है, जिसमें बच्चों लड़ाकू जहाज, युद्धपोत, टैंक आदि शामिल हैं। तो बच्चों आप लोग समझिए कि जो है सोवियत संघ यानी रूस हमारा पुराना मित्र है। ठीक है, हमेशा हमको जो है साथ दिया है। तो सोवियत संघ ने समय समय पर भारत को जो है सैन्य तकनीक प्रदान की है, जिसमें लड़ाकू जहाज, युद्धपोत, टैंक आदि शामिल है। सोवियत संघ ने कई प्रकार के हथियार एवं मिसाइल संयुक्त रूप से भी तैयार किए हैं। सोवियत संघ ने भारत की सेना को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रथम दुनिया किसे कहा जाता है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था। नेतृत्व में होता है बच्चों अगुवाई। बच्चों, प्रथम दुनिया ऐसे देश को कहा जाता है जिसने स्वयं को विकसित कर लिया हो। ठीक है, जहां अर्थव्यवस्था पूंजीवादी व औद्योगिकरण पर जो है निर्भर है। इसका नेतृत्व करता देश कौन सा है, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका बच्चों कौन थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। लेकिन जो सोवियत संघ था सोवियत संघ में क्या था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं थी। सोवियत संघ बच्चों साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाया था, समाजवादी अर्थव्यवस्था वहाँ पर थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है, इसका नेतृत्व कौन सा गुट कर रहा था, अथवा दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1945 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप एक महाद्वीप है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों की राजनीति व सामाजिक व्यवस्था में समाजवादी प्रणाली के अंतर्गत परिवर्तन हुआ। इसे ही दूसरी दुनिया के देश अथवा समाजवादी गुट का देश कहा गया। इस समूह का नेता जो है समाजवादी सोवियत गणराज्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यूरोपीय संघ की स्थापना किस प्रकार हुई। यूरोपीय संघ की स्थापना जो है किस प्रकार हुई। चलिए इसका उत्तर देखेंगे बच्चों हम लोग। देखो, यूरोपीय आप समझ लो, यूरोप एक महाद्वीप है, जैसे अफ्रीका, एशिया ये सब महाद्वीप है, उसे यूरोप भी एक महाद्वीप है। तो यूरोपीय संघ की स्थापना किस प्रकार हुई। तो बच्चों यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में मार्शल योजना के अंतर्गत अमेरिका ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा इस योजना के अंतर्गत ही वर्ष 1948 ईस्वी में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की जो है स्थापना की गई। इस योजना के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई तथा 1957 ईस्वी में यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC की स्थापना हुई। इसे ही बच्चों वर्ष 1992 में यूरोपीय संघ के नाम से जाना जाता है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का जन्म किसके अंतर्गत हुआ। अगला क्वेश्चन है कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का जन्म जो है किसके अंतर्गत हुआ। चलिए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का जन्म अमेरिका के नाटो के अंतर्गत हुआ। नाटो क्या है बच्चों, सैनिक संगठन है जिसमें 12 देश हैं, 12 देशों का एक समूह है नाटो। ठीक है, तो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का जन्म अमेरिका के नाटो के अंतर्गत हुआ। नाटो का कार्य जो है यूरोपीय देशों के प्रति सामूहिक सैनिक सहायता तथा सामाजिक आर्थिक सहयोग जो है करना था। यूरोपीय संघ के गठन का कारण क्या था। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के गठन का कारण क्या था।
तो बच्चों, यूरोपीय संघ के गठन का कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्बाद हुई यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण व देशों के बीच आपसी संबंधों को जो है नए प्रकार से बनाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप को अपने अस्तित्व के लिए राजनीति तैयार करनी पड़ी, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद उसका महत्व और प्रभुत्व क्षीण हो गया था। प्रभुत्व मीन्स होता है सर्वोच्च शक्ति, क्षीण हो गया था। दो राष्ट्र के बीच स्वयं के उन्नति व एकता के मार्ग को जो है सुदृढ़ यानी मजबूत करने के लिए यूरोपीय संघ की जो है स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि मास्ट्रिक्ट संधि का क्या अर्थ है। तो यूरोपीय संघ के गठन हेतु एक संधि पर जो है व्यापक संस्थापक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, इसे है मास्ट्रिक्ट संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के अंतर्गत विभिन्न यूरोपीय देशों के बीच समझौता किया गया है कि यूरोपीय संधि के देश के अधिकार जो है क्या होंगे, समान होंगे। अगला क्वेश्चन है कि विकास से आप क्या समझते हैं। अगला अतुल्योत्तरीय प्रश्न नागरिक शास्त्र का है बच्चों कि विकास से आप क्या समझते हैं। तो विकास लोगों देश या मानव जीवन के रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने की जो है प्रक्रिया और औद्योगिकरण व आधुनिकता के मामले में आर्थिक स्तर को जो है ऊंचा उठाने की प्रक्रिया है, जो कि जीवन स्तर के विकास से पहचानी जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष विकास के कितने मॉडल मौजूद थे। आइए इसका उत्तर देखेंगे। स्वतंत्रता के समय यानी बच्चों हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। और भारत का संविधान कब बना था, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष विकास कितने मॉडल मौजूद थे। तो स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष विकास के 2 मॉडल विकल्प जो है मौजूद थे। नंबर 1 बच्चों, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, या यूरोप के अधिकांश हिस्सों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है प्रचलित था। समाजवादी मॉडल, इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। तत्कालीन समय में अधिकांश भारतीय एवं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके जो है पक्ष में थे। देखो, पूंजीवादी बच्चों ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होता है, लेकिन समाजवादी मॉडल में सरकार का ज़्यादा नियंत्रण होता है कंपनियों पर, ठीक है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर जो सरकार का नियंत्रण कम होता है, ठीक भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भारत में खाद्य संकट कब संपन्न हुआ तथा इससे कौन से क्षेत्र अधिक प्रभावित हुए। तो 1960 के दशक में भारत में खाद्य मतलब जैसे गेहूं चावल हो गया, ठीक है। 1960 दशक में भारत में खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी। खाद्यान्न संकट से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश व जो है बिहार अधिक जो है प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों अतुल्योत्तरीय का। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु नदी जल विवाद किसकी मध्यस्थता से जो है सुलझाया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद किसकी मध्यस्थता से सुलझाया गया। तो विश्व बैंक की मध्यस्थता से जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद सुलझाया गया, ठीक है। वर्ष 1960 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर जो है हस्ताक्षर किए थे, इंडस वाटर ट्रेटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग। संविधान का अनुच्छेद 352 का क्या प्रावधान करता है। 352, तो बच्चों संविधान का अनुच्छेद 352 यह प्रावधान करता है कि सरकार युद्ध, प्राकृतिक आपदा व अन्य आंतरिक गड़बड़ियों के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की जो है घोषणा राष्ट्रपति के सिफारिश पर जो है कर सकती है। आप लोग जानते हो बच्चों, अनुच्छेद 352 के तहत सरकार युद्ध, वाय, अपमान, इन सब जो है 352 लगाता है। अनुच्छेद 356 के तहत बच्चों भारत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपात की जो है घोषणा की जाती है, ठीक है। तो आपात मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं भारत में। कौन कौन। राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगाया जाता है, और 356 के तहत जो है क्या लगाया बच्चों, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 से वित्तीय आपात। देखो, वित्तीय आपात अभी एको बार भी नहीं लागू हुआ है, ठीक है। वित्तीय आपात अभी एको बार जो है लागू नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंस है, आपातकाल के परिणाम क्या हुए। तो आपात अभी हमने बच्चा बच्चों की आपात 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपात मीन्स एक आफत आ जाना। देश में जब आफत आ जाती है तो आपातकाल लागू होता है। आपातकाल के निम्नलिखित परिणाम हुए। नंबर 1, सरकार विरोधी आंदोलन एवं हड़ताल पर रोक लगा दी गई। नंबर 2, अनेक विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 3, प्रेस पर जो है सेंसरशिप को बैठा दिया गया, और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर जो है अंकुश लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1977 चुनाव में कांग्रेस की पराजय के कारण बताइए, ठीक है।
तो वर्ष 1970 के चुनाव में कांग्रेस की जो है पराजय के निम्न कारण थे। कांग्रेस बच्चों ये भारत का सबसे पुराना जो है राजनीतिक दल है, ठीक है। तो आपातकाल का लागू होना। नंबर 2, जीपी नारायण का एक लोक प्रभावी नेता के रूप में उभरना। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया जाना। अगला नंबर है प्रेस पर जो है प्रतिबंध लगाया जाना। प्रेस क्या है बच्चों? और जो मीडिया होती है वही प्रेस है, ठीक है।